बैरी पिया भाग 27। आगे। ये सोचते हुए रुद्रम आराध्या की तरफ बढ़ा, लेकिन आराध्या डरकर पीछे होने लगी। रुद्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता, आराध्या पीछे खिसकती। एक वक्त पर आराध्या दीवार से लग गई। रुद्रम ने उसे टीस करते हुए कहा, अब क्या दीवार तोड़कर अंदर घुसने का इरादा है? आराध्या ने घूरते हुए उसे देखा और उसके साइड से निकलकर जाने लगी, लेकिन रुद्रम ने दोनों तरफ हाथ लगाकर उसे अपने घेरे में रोक लिया। आराध्या ने चिढ़कर कहा, आप ये क्या कर रहे हैं और क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए हमें अब एक रूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी अकेले इतनी रात को। रुद्रम गरम सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए, तो आपको कहाँ रहना चाहिए? और अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, मैंने पेपर्स साइन नहीं किए हैं, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है आप पर। आराध्या हैरानी से, हुआ नहीं है तो जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन आपका मुझ पर कोई हक नहीं बनता, क्योंकि शादी वाले दिन ही आपने मुझसे कह दिया था कि आप इस रिश्ते को नहीं मानते। फिर जब मैंने भी थक हार कर आगे बढ़ने का सोच लिया है, तो आप अब क्यों मेरे करीब आ रहे हैं? क्यों आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? क्या आपको मेरा जिस्म? आराध्या अपनी पूरी बात करती उससे पहले ही रुद्रम ने चीख कर कहा, खबरदार, जो एक भी गंदा शब्द अपने मुंह से निकाला तो। मुझे आपका जिस्म नहीं चाहिए, ये बात कान खोल कर सुन लो। अगर ऐसा ही होता तो 6 महीने इंतजार नहीं करता। शादी वाले दिन ही आप मेरे साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए तैयार थीं। अगर मुझे आपका जिस्म ही चाहिए होता तो उस रात ही पा लिया होता आपको और फिर जाता रशिया, और मुझे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन कहते हुए रुद्रम चुप हो गया। वो गुस्से से हाँप रहा था, उसकी आवाज़ में दर्द भर गया था। आराध्या की बात सुनकर कि आराध्या उसके बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकती है। आराध्या उसके चिल्लाने से डर गई थी। उसे कांपते देखकर रुद्रम ने आंखें बंद की और जोर से मुक्का साइड दीवार पर मारा। उसने अपने गुस्से को थोड़ा काबू किया और कहा, जाइए, बेड पर जाकर सो जाइए। कहते हुए रुद्रम उससे दूर होने लगा, लेकिन आराध्या ने उसके शर्ट का कोना पकड़ लिया। आराध्या, जिसकी आंखें नम आई थी रुद्रम का गुस्सा देखकर, उसने भरी आंखों से रुद्रम को देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, रुद्रम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में ये ख्याल बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते। मैं बस परेशान थी, इसलिए ये सब मेरे मुंह से निकल गया। मेरा सच में कोई इरादा नहीं था आपके दिल को ठेस पहुंचाने का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए। कहते हुए आराध्या बुरी तरह से सिसकते हुए रोने लगी। उसने अपना सर रुद्रम के सीने पर रख दिया। रुद्रम का दिल तड़प उठा आराध्या को ऐसे रोते देखकर। उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, क्या सच में मार लूं? फिर आप नाराज तो नहीं होंगी ना मुझसे? ये सुनकर आराध्या ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और भरी आंखों से ना में सर हिलाया। रुद्रम ने उसके गाल की तरफ धीरे से हाथ बढ़ाया। ये देखकर आराध्या ने कसकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसके गालों को कुछ गिला महसूस हुआ उसे। रुद्रम ने उसके गाल पर अपने ठंडे होंठ रख दिए थे। ये महसूस कर आराध्या की आंखें झटके से खुल गईं। वो अंदर तक कांप उठी। कुछ पल बाद रुद्रम ने उसके होंठों के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहा, मेरे सामने दोबारा कभी ऐसे मत रोना स्नोफ्लिक्स। मेरा दिल तड़प उठता है आपकी आंखों में आंसू देखकर, और अगली बार ऐसे मेरे सामने रोई तो बातों से चुप नहीं कराऊंगा, सीधे अपने मुंह से करूंगा। कहते हुए रुद्रम ने उसके होंठों के किनारे को हल्के से चूमा और थोड़ा दूर होते हुए कहा, अब सीधी खड़ी रहना, मुझे आपके पेट को देखना है। आराध्या तो बिल्कुल जम ही गई थी रुद्रम के इस मूव से। उसने ना ही हाँ में सर हिलाया और ना ही मुंह से कुछ बोला गया उससे। रुद्रम उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने धीरे से आराध्या की साड़ी के पल्लू को कमर पर से थोड़ा सरकाया, जिससे उसकी ठंडी उंगलियां आराध्या के पेट को छू गईं। आराध्या ने कसकर अपने होठों को भींच लिया। वो पूरी कोशिश कर रही थी सांस लेने की, लेकिन उसे सांस भी नहीं आई। रुद्रम ने उसके जख्म को देखा, जिस पर अभी भी एक बैंडेज लगी हुई थी, और सर उठाकर आराध्या के लाल चेहरे को देखते हुए कहा, कल सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे और कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। आराध्या ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। रुद्रम ने उसके गौरे पेट की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, स्नोफ्लिक्स, सांस तो लीजिए। आराध्या सर झुकाकर, जब तक आप मेरे करीब रहेंगे मुझे सांस कैसे आएगी? रुद्रम मुस्कुराकर, अभी आएगी आपको सांस। कहते हुए रुद्रम ने उसके पेट पर अपने होंठ रख दिए। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ रुद्रम के कंधे पर कस गए। रुद्रम ने धीमी आवाज में कहा, आप कितनी खूबसूरत हैं आराध्या। सोचिए हमारे बच्चे कितने खूबसूरत। मुझे तो आपके जैसी एक खूबसूरत बेटी ही चाहिए, लेकिन अभी नहीं, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब। कहते हुए रुद्रम उठ खड़ा हुआ। आराध्या ने नम आंखों से कहा, हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं रुद्रम जी? हमारा तो डिवोर्स। कहते हुए आराध्या तड़प उठी। रुद्रम ने उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, कोई डिवोर्स नहीं होगा।
डिवोर्स लेने के लिए वापस नहीं आया हूँ मैं, नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करने आया हूँ आपके साथ। और अब ये सब ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको खुद से दूर भी जाने दूंगा। अब हर दिन हर पल आप मेरे करीब, मेरी बाहों में रहोगी। कहते हुए रुद्रम ने आराध्या को गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर लेट गया। आराध्या का रोना अब पूरी तरह से रुक गया था और उसके चेहरे पर सुकून था रुद्रम की बात सुनकर। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसे भरोसा था रुद्रम पर। अगर उसने कहा है तो वो अब पीछे नहीं हटेगा। रुद्रम ने आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे उसने थोड़ी सी भी ढील दी तो आराध्या उससे दूर हो जाएगी। कुछ सोचते हुए रुद्रम ने कहा, आराध्या, आप जब रशिया आई थी तब क्या हुआ था? मतलब आपने वहाँ पर किसी अनजान इंसान से बात की थी जो गार्ड था? क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच? ये सुनकर आराध्या डर गई। उसे लगा कि रुद्रम अब ज़रूर दोबारा उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि उससे गलती हुई थी जिसके बारे में रुद्रम को भी पता चल गया। वो कांप रही थी। ये महसूस कर रुद्रम ने सर झुकाकर उसकी तरफ देखा। उसने आराध्या का कांपना महसूस करते हुए कहा, आप डर क्यों रही हैं? कुछ गलत नहीं किया है आपने। मुझे बस जानना है उस इंसान से आपकी क्या बात हुई थी। आराध्या ने घबराते हुए कहा, मैंने उससे कोई बात नहीं की और ना ही ये बताया कि मैं आपकी बीवी हूँ। वह खुद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कहते हुए आराध्या ने सब कुछ बता दिया, जो भी बात रशिया में उस गार्ड के साथ हुई थी। बोलते हुए आराध्या का गला भर आया था। उसकी नम आंखों को देखते हुए रुद्रम ने कहा, शांत हो जाओ स्नोफ्लेक्स। मैं आपको डराना नहीं चाहता था और ना ही डांट रहा हूँ। बस मुझे जानना था और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कभी लगे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तो बस मेरे सीने से लग जाना। मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। ये सुनकर आराध्या ने रुद्रम की तरफ देखा तो उसने झुककर आराध्या के माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। आराध्या की आंखें सुकून से बंद हो गईं। रुद्रम के होठ उसके माथे से होते हुए गालों पर आ गए। वो आराध्या के पूरे चेहरे को चूम रहा था। हर किस के साथ दोनों की सांसें तेज हो रही थीं और आराध्या के हाथ रुद्रम की शर्ट पर कस रहे थे। उसकी ठोड़ी को चूमते हुए रुद्रम ने कहा, सॉरी आराध्या, आपको इतना रुलाने के लिए, आपको इतना दर्द देने के लिए, इतने महीने तड़पाने के लिए, शादी के दिन ही आपको छोड़कर जाने के लिए। लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अब से आपकी आंखों में आंसू होंगे तो सिर्फ खुशी के। मैं हर पल साया बनकर आपके साथ रहूँगा। अब आपसे दूर तभी जाऊँगा जब ये सांसें रुक। रुद्रम अपनी बात बोलता उससे पहले ही आराध्या ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और ना में सर हिलाया। रुद्रम ने उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से उसकी उंगलियों को चूम लिया। आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रुद्रम ने धीमी गहरी आवाज में कहा, क्या मैं आपके होठों पर किस कर सकता हूँ? आराध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और शर्माते हुए ना में सर हिला दिया और चेहरा फेर लिया। रुद्रम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आराध्या की गर्दन में अपना मुंह घुसा दिया और कहा, कब तक दूर रखेंगी आप मुझे? आना तो एक दिन इन बाहों में ही है, सब शर्म हया छोड़कर, और उस दिन आपको एक पल के लिए भी चेहरा फेरने नहीं दूंगा। बोलते हुए रुद्रम के होठ आराध्या की गर्दन को छू रहे थे। आराध्या बुरी तरह कांप रही थी। ये रुद्रम भी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे मजा आ रहा था आराध्या को ऐसे परेशान करने में। कुछ पल बाद आराध्या को रुद्रम की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से रुद्रम को खुद से दूर किया तो देखा वह सो चुका है। आराध्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने होठों से रुद्रम के माथे को छुआ तो रुद्रम ने उसे फिर से कसकर बाहों में भर लिया और नींद भरी आवाज़ में बोला, सोते हुए नहीं जागते हुए इंसान से प्यार किया जाता है ताकि उस इंसान को भी अच्छा लगे। अब सो जाइए, नहीं तो फिर मैं सोने नहीं दूंगा पूरी रात। आराध्या ने उसके सीने में सर छुपा लिया और कसकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह रुद्रम के रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो आराध्या ने धीरे से रुद्रम को खुद से दूर किया और दरवाज़ा खोलने लगी। सामने नित्या जी खड़ी थी। आराध्या ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सॉरी, मुझे उठने में लेट हो गया। नित्या जी हल्की सी मुस्कान के साथ, नहीं बेटा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। मैं तो भूल ही गई थी कि आपका और रुद्रम का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए आपका सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करवाना है। सॉरी, मेरी वजह से आपको रात भर उस गुस्से वाले इंसान के साथ रुकना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपका सामान नीचे वाले रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। फिर कुछ पल ठहर कर, मैं तो बस ये बताने आई थी कि आप आज सूट ही पहनना, अच्छा सा, साड़ी मत डालना और ना ही सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना। आराध्या सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए, सूट क्यों, साड़ी क्यों नहीं, और मंगलसूत्र और सिंदूर? कहते हुए आराध्या ने कसकर अपने गले में पहने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। वह कांप उठी थी क्योंकि उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था नित्या जी क्या कहना चाहती हैं। नित्या जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सुबह 10 बजे मेहमान आने वाले हैं, तब तक आप आराम करो, आज खाने का मैं देख लूंगी। कहते हुए नित्या जी नीचे चली गईं।
उनके चाहते ही आराध्या ने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद किया और रुद्रम के पास बैठते हुए कहा, रुद्रम जी उठिए ना जल्दी, मुझे आपसे बात करनी है। आपको पता है अभी माँ क्या कहकर गई हैं? अरे उठिए ना, आराध्या ने घबराई आवाज में कहा। रुद्रम ने झटके से उसे बाहों में भरकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, मुझे सब सुनाई दिया है जो मॉम कहकर गई हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। आप अभी बस वही करो जो मॉम ने करने के लिए कहा है। आराध्या हैरानी से, क्या आप बोल क्या रहे हैं? लगता है आपकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे डर लग रहा है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं रूम से बाहर ही नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं मिलना किसी भी मेहमान से। कहते हुए आराध्या की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर सच में वही हुआ जो वह सोच रही है तो वह रुद्रम से अलग हो जाएगी, और रुद्रम भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये कोई छोटी सी बात है। रुद्रम ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वह तड़प उठा। उसने धीरे से अपने होंठ आराध्या के होठों पर रख दिए। आराध्या चौंक उठी कुछ पल के लिए, फिर आंखें बंद कर लीं और रुद्रम की सांसों को करीब से महसूस करने लगी। वह कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन उसके हाथ रुद्रम के कंधे पर कस गए थे। कुछ पल बाद रुद्रम उससे दूर हुआ और बोला, समझाया था ना रात को भी, मेरे सामने दोबारा मत रोना। फिर भी वही गलती। उसकी गहरी आवाज सुनकर आराध्या कांप उठी। उसने धीरे से कहा, लेकिन वो माँ। रुद्रम उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा ना, परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। चाहिए जाकर तैयार हो जाइए, कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। आराध्या ने हाँ में सर हिलाया और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रम उसके ऊपर से हटा ही नहीं। आराध्या ने बेबसी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा तो रुद्रम ने धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग स्नोफ्लेक्स। मैं चाहता हूँ हर रोज़ मेरी सुबह ऐसे ही हो, आप मेरी बाहों में और आपके होंठ। कहते हुए रुद्रम शांत हो गया। आराध्या का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, आपको हुआ क्या है? एक रात में आप इतना कैसे बदल गए? मुझे घबराहट हो रही है। रुद्रम मुस्कुराकर, चाहिए, आप अभी नहीं समझेंगी और ना ही मैं समझा पाऊंगा। बस याद रखना, मेरी सुबह हर रोज़ ऐसे ही खूबसूरत होनी चाहिए अब से। ये आपकी जिम्मेदारी है। कहते हुए रुद्रम ने आराध्या को छोड़ा तो आराध्या जल्दी से उससे दूर हुई और अपने कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई, बिना उसकी तरफ देखे। रुद्रम ने उसे देखते हुए आंखें बंद कर ली और पिलो में चेहरा छुपाकर वापस हो गया। आराध्या कुछ देर बाद तैयार हुई। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिंदूर लगाए या ना। तभी रुद्रम ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। आराध्या ने आईने में से उसकी तरफ देखा तो रुद्रम ने कहा, अब ये करने के लिए भी इतना सोचना पड़ रहा है आपको? क्यों, किससे डर लग रहा है आपको? कहते हुए रुद्रम ने आराध्या के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। आराध्या सिहर गई। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, बस सोच रही हूँ कहीं माँ मुझे देखकर नाराज ना हो जाए। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये सुनकर रुद्रम ने आराध्या को अपनी तरफ घुमाया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, कोई दुखी नहीं होगा और सबका ठेका नहीं ले रखा आपने। पहले भी समझा कर गया था, अभी भी कह रहा हूँ, दूसरों को खुश करने से पहले अपनी खुशी देखो, नहीं तो सबको खुश करने के चक्कर में आप खाली हाथ रह जाओगी और दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होगी। नीचे जाओ बिना किसी झिझक के, कोई कुछ बोले तो सीधे जवाब देना। रुद्रम शेखावत की बीवी हो आप तो डरना छोड़ दो, अपने लिए बोलना सीखो। ज़रूरी नहीं हर बार कोई खड़ा होगा आपके साथ आपके लिए बोलने के लिए। कहते हुए रुद्रम उससे दूर हुआ और बाथरूम में चला गया। आराध्या ने गहरी सांस ली और नीचे चली गई। करीब 10 बज गए थे। नित्या जी हॉल में मेहमानों के आने की तैयारी करवा रही थीं। नरीन जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कबीर उन्हें ही देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वे करने क्या वाले हैं। नित्या जी ने आराध्या को देखते हुए कहा, आराध्या बेटा, आओ नाश्ता कर लो, फिर मेहमान आ जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा आपको। आराध्या ना में सर हिलाते हुए, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नित्या जी ने उसकी मांग देखते हुए कहा, आराध्या बेटा, मैंने मना किया था ना, चलिए छोड़िए, बाल ऐसे आगे कर लीजिए ताकि कोई देख ना पाए। कहते हुए उन्होंने आराध्या की भरी मांग बालों से ढक दी। आराध्या ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की तो नित्या जी ने बाद में करने को कहकर टाल दिया। नरेन जी उन्हें ही देख रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं। कुछ देर बाद एक लड़का अपने माता पिता के साथ शेखावत मेंशन में आया। उसके पीछे ऋषि भी आया। वह कबीर के पास जाकर खड़ा हो गया और हैरानी से पूछा, ये कौन है? कबीर बिना किसी भाव के, नरेन अंकल ने लड़के को बुलाया है आराध्या को देखने के लिए। ऋषि हैरानी से, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रुद्रम कहाँ है?
वह आराध्या की शादी किसी और से कैसे होने दे सकता है? नहीं, मैं अंकल आंटी से बात करता हूँ। कहते हुए वह आगे बढ़ाई था कि कबीर ने पीछे से उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे वापस अपने पास खड़ा करते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़े रहो, वरना अंकल तुम्हारी महक की शादी भी किसी और से करवा देंगे, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। रुद्रम खुद करेगा उसे जो करना होगा। ऋषि ये सुनकर परेशान हो गया। उसने आराध्या की तरफ देखा जो चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। नित्या जी ने आराध्या को अपने साथ ही बैठा लिया और लड़के और उसकी फैमिली को आराध्या के बारे में बताने लगी। लड़का भी दिखने में ठीक था। नरेन जी ने कहा, श्लोक बेटा, आपको आराध्या से जो भी पूछना है पूछ सकते हो, चाहो तो अकेले में भी बात कर सकते हो। उन्होंने रुद्रम की तरफ देखते हुए कहा, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तैयार होकर। आराध्या ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। श्लोक ने भी रुद्रम को देख लिया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। छोटी मुस्कान लिए उसने कहा, नहीं सर, मुझे कोई बात नहीं करनी आराध्या जी से, आप लोगों को जो ठीक लगे वो कीजिए। नरेन जी, आराध्या, श्लोक हमारी ही कंपनी में HR की पोस्ट पर है। बहुत मेहनती और समझदार लड़का है, आप इसके साथ बहुत खुश रहोगी। हमें इतना अपने बेटे पर भरोसा नहीं है जितना श्लोक पर है। आपको अगर श्लोक से कुछ पूछना है पूछ सकती हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कहते हुए उन्होंने रुद्रम को घूरा। आराध्या ने सर झुकाए हुए ही ना में सर हिला दिया। कुछ पल बाद नरेन जी ने कहा, शादी तो हम कुछ महीने बाद ही करेंगे, लेकिन रोके की रस्म आज ही हो जाए तो अच्छा है। क्यों सही कहा ना भाई साहब? नरेन जी ने श्लोक के पिता को देखते हुए कहा, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। आराध्या और श्लोक को एक दूसरे के पास सोफे पर बैठाया गया। श्लोक की नजरें जैसे ही सामने बैठे रुद्रम पर पड़ी, वह आराध्या से 3 इंच दूर फासले पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना साफ छलक रहा था। तभी श्लोक की माँ ने आराध्या के सर पर लाल चुनरी उठाई। आराध्या ने रुद्रम की तरफ देखा, जो अभी भी बिना किसी भाव के बैठा हुआ था। ये देखकर आराध्या का दिल तड़प उठा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, रुद्रम कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्यों वह इतना शांत बैठा हुआ है? आराध्या का किसी और का होते देखकर भी क्या रात से जो कुछ भी रुद्रम ने जो भी बोला, जो किया, उनकी करीबी, क्या वो सब भ्रम था? आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। वही सब कुछ देखते हुए ऋषि ने चिंता से कहा, ये रुद्र ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? क्या वेट कर रहा है आराध्या का किसी और के हो जाने का? पहला इंसान होगा ये जो अपनी बीवी की शादी में नाचेगा। चलो इसी बहाने शादी का खाना तो मिलेगा। कितने साल हो गए हमें इंडियन शादी अटेंड किए। कबीर ने उसे घूर कर देखा तो ऋषि ने मुंह बना लिया। तभी नित्या जी ने आराध्या से कहा, बेटा हाथ आगे करो, श्लोक कब से इंतजार कर रहा है। कहते हुए नित्या जी ने जैसे ही आराध्या का हाथ पकड़ना चाहा, तभी कोई जोर से चिल्लाया। जारी है। अगर ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।